ऑर्डर में आ जाता है। साथ साथ आप चेज भी बहुत बड़ा स्कोर कर रहे हैं, आप 232 का स्कोर जो है चेज कर रहे हैं, जो कि गुजरात का सेकंड हाईएस्ट स्कोर है इस मैदान पे भी और ऑल ओवर भी। तो आई थिंक गुजरात ने तो अपना दमखम लगाया, आखिरी में जब कुछ बचा ही नहीं है उनके पास तो सारा कुछ उन्होंने लगा दिया। बट सीएसके क्या ही बोलूं, मतलब श्रद्धा 232 आप चेज कर रहे हैं, आपने टॉस जीता है, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि जिस तरीके के विकेट ना सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्कि इस पूरे आईपीएल में पाटा विकेट देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं, आपने फिर भी टॉस जीता। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि हमको 200 प्लस का टारगेट चेज करने के लिए मिलेगा। उसके बाद भी आप 232 चेज कर रहे हैं, पावर प्ले में आपके 2 बड़े विकेट गिर जाते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन आपके 3 बड़े विकेट गिरते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी फ्लॉप हो गए, ट्रिपल आर ने कुछ नहीं किया, रहा ने कुछ नहीं किया, रचिन रविंद्र का कमबैक हुआ प्लेइंग 11 में, वो भी पहले ही ओवर में आउट हो गए। पावर प्ले में इस टीम का 43 रन का स्कोर था। क्या कहोगे यार, मतलब बल्लेबाजी बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रही बल्लेबाजी। 3 विकेट आपके इतनी जल्दी गिर जाते हैं, आप विकेट फेंक के चले जाते हैं। रचिन रविंद्र वो तो क्यों ही आए, देखिए हमेशा खराब शॉट खेल के, एक शॉट खेल के वो ना, अब गेंदबाज उनकी ईगो से खेल रहे हैं, बार बार उनको सेम स्लॉट पे बॉल डाल रहे हैं, बार बार वो विकेट अपना फेंक के जा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे बोझ साबित हो गए, मतलब अजिंक्य रहाणे को क्यों खिला रहे हैं। अब गुजरात से सीखे, जब गुजरात को लगा कि भैया अब बहुत ज्यादा हो रहा है रिद्धिमान साहा का, तो उन्होंने आज के मैच में उनको बैठा दिया, आराम दिया। आप भी रहाणे को बैठा देते, समीर रिजवी को आप खिला सकते थे इंपैक्ट के तौर पे, जिन्होंने अपना डेब्यू ही इस टीम के खिलाफ किया था। राशिद खान को छक्के भी लगाए थे, 2 छक्के मारे, 2 छक्के मारे थे, खाते ही अपने छक्के के साथ खोला था। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब रहाणे का परफॉर्मेंस चल रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे इनिशियल मैचेस में, नंबर 3 पे आ रहे थे, पावर प्ले का बखूबी फायदा उठा रहे थे, स्ट्राइक रेट बड़े कमाल का था, रचिन रविंद्र आउट ऑफ फॉर्म हुए, आपने रहाणे को एज अ ओपनर शिफ्ट किया, ऋतुराज गायकवाड़ खुद नंबर 3 पे आए, आपने एक बल्लेबाज का क्रम चेंज किया। हालांकि पहले ओपन करते थे ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा रहाणे 2.0 कैसे मिला था, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करके मिला था। आपने मिडिल ऑर्डर में इस सीजन भी अच्छी बल्लेबाजी की, टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पे अच्छा खेल रहे थे, ओपनिंग में गए, पूरी फॉर्म ही खराब हो गई। और आज जब आपको पता था रहाणे का बल्ला नहीं चल रहा है, आप समीर रिजवी को इंपैक्ट प्लेयर में थे, आप उनको शामिल कर सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि ओपनिंग का कोई समस्या थी, ऋतुराज ओपन करते हैं रचिन रविंद्र के साथ, वहां पे मिडिल ऑर्डर में जो क्या जरूरत भी थी, शायद समीर रिजवी होते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। बिल्कुल, क्योंकि गेंदबाजों ने फिर भी अपना जोर लगाया है, लेकिन 232 का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अब हमें ना 250 देखने की आदत हो गई, क्योंकि जिस तरीके के पाटा विकेट हमें देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द आईपीएल वेन्यूज, अब लग रहा है कि जो 232 का टारगेट था वो कम टारगेट था यार। 262 जब चेज हो सकते हैं तो ये क्या है। पंजाब जैसी टीम जो है जो 262 चेज कर सकती है, तो ये सीएसके जहां पे शिवम दुबे है, डेरिल मिचेल है, डेरिल मिचेल और मोइन अली ने नो डाउट एक टेम्परामेंट सेट कर दिया था, लग रहा था कि चेज हो जाएगा। बट मोहित शर्मा अगेन डेथ ओवर्स में जिस तरीके से वो आते हैं, खैर अब तो पहले ही वो मिडिल ओवर्स में उनका विकेट ले लिया था उन्होंने, बट जिस तरीके से मोइन अली और डेरिल मिचेल ने बल्लेबाजी की है, डेरिल मिचेल अर्धशतक लगाने के बाद आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि महेंद्र सिंह धोनी के चोट कहां लगी ठीक है, आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, बट डेरिल मिचेल उस तरीके का कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी नहीं कर पाए, क्योंकि शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी डेरिल मिचेल की। साथ साथ मोइन अली थोड़ा सा टेम्परामेंट उन्होंने भी दिखाया, शुरुआत उनकी भी बहुत ज्यादा खराब हुई थी। बट आज के मैच को अगर देखा जाए, गेंदबाजों ने फिर भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं बट ठीक ठाक गेंदबाजी करी। बैटिंग आपको जिता सकती थी और बैटिंग में आपका डब्बा गुल नजर आया। शिवम दुबे पे आप इतना ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, जब शिवम दुबे चलते हैं तब सीएसके जीतती है, अदरवाइज नहीं जीतती। रविंद्र जडेजा ने भी अच्छा एफर्ट दिखाया, अच्छा एफर्ट लगाया, लेकिन वो होता है ना कि आप जब चेज कर रहे हो 232 का टारगेट, आपको टेस्ट वाली टुक टुक बल्लेबाजी नहीं चाहिए होती। नहीं, शायद जडेजा WTC 2025 की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं 2 बार फाइनल खेल चुके हैं, इंडिया फाइनल हार चुका है, इस बार वो जिताकर रहेंगे इंडिया को WTC का खिताब। खैर, एक चीज मुझे समझ नहीं आती श्रद्धा, आप सीएसके की बड़ी फैन है, हमेशा हम देखते हैं जब धोनी कैप्टन हुआ करते थे, जब जडेजा भी कैप्टन थे, सीएसके की एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है शुरू से कि वो रोटेशन बड़े कम करते हैं, चेंजेस बहुत कम करते हैं प्लेइंग 11 में, चाहे परफॉर्मेंस कोई प्लेयर कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। लेकिन इस सीजन जैसे आपने भी एक बात कही कि डेरिल मिचेल 50 आ गई लेकिन ड्रॉप हो जाएंगे, मोइन अली जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे उनको खुद को नहीं पता, मैनेजमेंट को नहीं पता। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में गलती है, फिर धोनी के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, क्या समझ मुझे लग रहा है कि ऋतुराज में भी अपने तरीके से चलाना चाह रहे हो, मे भी धोनी ने उनको फ्री हैंड दे दिया हो, क्योंकि अगले साल या फिर उससे अगले साल टिप्स तो ले रहे होंगे ना, लेकिन टिप्स ले रहे होंगे, बट पता नहीं क्या हो रहा है। आई थिंक अजिंक्य रहाणे को लगातार बैक करना, डेरिल मिचेल को अर्धशतक के बाद ड्रॉप कर देना, ये कहां का न्याय है, सॉरी मतलब ये क्या ही कर रही है टीम। ये सीएसके इस तरीके से नहीं चलती थी, सीएसके अपने प्लेयर्स को बैक करना जानती है, लेकिन उन प्लेयर्स को नहीं जो बोझ बन गए हो। जब ऑडियंस को चीज नजर आ रही है, जब
पब्लिक को चीज नजर आ रही है, तो महेंद्र सिंह धोनी की आंखों को क्या हो गया या उनके दिमाग को क्या हो गया? तो क्या ट्वीट कर देना चाहिए मुझे थैंक यू रहाने? प्लीज ट्वीट कर दीजिए थैंक यू रहाने, क्योंकि अब रहाने से नहीं हो पा रहा, वो मानना ही पड़ेगा। पिछला ठीक है सीजन 2.0 आया और पिछला सीजन मिडिल ऑर्डर में ही उन्होंने खेला है और वहीं से उनके अच्छे रन्स बने हैं, क्योंकि राजस्थान के खेमे में भी थे रहाने को इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा था जितना उन्होंने पिछले सीजन परफॉर्म करके दिखाया। बट इस सीजन पता नहीं क्या हो गया, थैंक यू वेरी मच, टाटा गुड बाय बोलने का टाइम। पैर चल ही नहीं रहे हैं, बल्ला जब बैटिंग के लिए आते हैं ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पे तनाव रखता है, बिल्कुल तनाव होगा भी, प्रेशर उनके चेहरे पे है, रन नहीं लग रहे बल्लेबाज के, लगातार मौका मिल रहा है लेकिन कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से बता दे, आईपीएल 2024 का 59वां मुकाबला था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। अहमदाबाद की टीम गुजरात के लिए ये मैच करो या मरो वाला मैच था, आज हारते तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाते, लेकिन जीटी ने, शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने दिखा दिया कि जब तक वो इस टीम का हिस्सा है वो हार नहीं मानेंगे। शुभमन गिल की कप्तानी की लगातार बातें हो रही थी, बल्ला नहीं चल रहा, टी20 के स्क्वाड में जगह नहीं मिली, लेकिन आज शायद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बतौर कप्तान स्टेटमेंट दिया है और बड़ी शानदार पारी खेली है। बिल्कुल बड़ी शानदार पारी खेली, एक्सपेक्टेड नहीं था, खैर अखिल जी को एक्सपेक्टेड था। हाँ, मैंने तो खैर भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी सही हो गई, तुक्का था मेरा, तुक्का था नहीं, तुक्का मेरा था साई सुदर्शन वाला, क्योंकि मैं जनरली जीटी की तरफ देख ही नहीं रही थी, बट एक्सेप्शनल बैटिंग करी है। ये कॉम्बिनेशन अगर जीटी पहले ट्राई कर लेती और लगातार इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाती तो आई थिंक जीटी की आज पोजीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती। लगातार आपने मैथ्यू वेड को भी मौका दिया, आपने रिद्धिमान साहा को भी मौका दिया, दोनों में से कोई भी जोड़ी नहीं चली, बट शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने आज दिखा दिया कि जब करो या मरो की स्थिति होती, जब आपके ऊपर ना तलवार लटक रही होती ना, आपका प्रदर्शन तभी अच्छा आता है। तो बल्कि तीसरा सीजन है जीटी का, उससे पहले ये टीम 2 सीजन खेल चुकी है, पहली बार इन्होंने ओपनिंग में इतनी बड़ी साझेदारी की। रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल ओपन करते हुए आपने देखा, मैथ्यू वेड को गिल के साथ ओपन करते हुए देखा, लेकिन साई सुदर्शन ने एक टेम्परामेंट जो शो किया, ये खिलाड़ी हमको इसको लगातार कहते हैं कि फ्यूचर का इंडियन बैट्समैन है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएगा और आज बड़ी कमाल की पारी भी खेली। 51 गेंदों में 103 की साई सुदर्शन ने, 206 का स्ट्राइक, 202 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 7 छक्के, और कप्तान शुभमन गिल की बात करें 55 गेंदों में 104 रन, 9 छक्के 6 छक्के 9 चौके, इनका स्ट्राइक रेट 190 का था। आईपीएल में चौथा शतक, साई सुदर्शन का पहला शतक और पहले विकेट के लिए 210 रन। इस पार्टनरशिप ने सीएसके को बाहर कर दिया था, बट मुझे लगता है कि चेज हो जाता जब तक मोइन अली, जब तक डैरेल मिचेल खेल रहे थे, उसके बाद मिचेल आउट हुए, मोहित शर्मा की गेंद आई, मिचेल आउट हुए, उसके बाद शिवम दुबे आ गए थे पिक्चर में, तो जब तक दुबे और आई थिंक मोइन अली थे तब तक भी लग रहा था कि चेज हो जाएगा। जब रविंद्र जडेजा आए तो लगा कि भैया आप तो टेस्ट खेलने वाले, अब यहां से मुश्किल है, बट जडेजा ने भी थोड़ा बहुत शुरुआत में टेम्परामेंट दिखाया, उसके बाद वो भी डब्बा गुल डाउन हो गए। उसके बाद धोनी आए, भैया महेंद्र बाहुबली धोनी आए, 11 गेंदों में उन्होंने 26 रन बना दिए थे 250 के स्ट्राइक रेट से, कुछ फैंस को तो खुश कर दिया, अपने फैंस को खुश कर दिया, एक हाथ का छक्का भी लगाया, मिनी हेलीकॉप्टर भी लगाया, फैंस को खुश हो गए। लेकिन सीएसके के जो फैंस थे, जो पूरी टीम के फैन है, जैसे मैं धोनी की फैन हूं, बट उससे पहले आई थिंक टीम भी आती है, तो टीम के उससे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि यार अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डीसी इनके नीचे ही है, भले ही नेट रन रेट माइनस में है, बट डीसी नीचे ही है और पॉइंट सेम है सबके। तो अब देख लीजिए नंबर 4 पे टीम आ गई है। आज का मैच हारने के बाद 12 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 6 आ रहे हैं, 12 अंक अभी भी हैं, टॉप 4 में बने हुए हैं, चौथे नंबर पे हैं, लेकिन रन रेट इस टीम का गिरा है। जीटी की बात करें तो ये 10वें से 8वें नंबर पे ये टीम आ गई है, 12 मैच 5 जीत, 10 अंक इनके हो गए। अभी भी ये टीम प्लेऑफ की रेस में बरकरार है, अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हुई हैं, हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अभी भी ये टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अगर बात करें श्रद्धा, एमएस धोनी को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। पंजाब वाला मैच 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए, गोल्डन डक पे आउट हुए, आज नंबर 8 पे बैटिंग करने आए और जिस तरीके से क्लीन हिट कर रहे थे, 11 में 26 नॉट आउट, 3 छक्के, राशिद खान को डेथ ओवर में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, रह रहे कि वही सवाल उठता है कि जब इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, गेंद को इतना क्लीन हिट कर पा रहे हो, आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, देखिए अब ये सबका ही सवाल है, मतलब सिर्फ आपका नहीं, हर कोई यही चाहता है कि एमएस धोनी ऊपर खेलने आए, जडेजा से तो एटलीस्ट ऊपर आए, क्योंकि जडेजा जिस फॉर्म में है वो थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, धोनी ऊपर आए। जब 250 के स्ट्राइक रेट से आप खेल सकते हो, बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकते हो, राशिद को चौके छक्के मार सकते हो, तो ऊपर क्यों नहीं? बट आई थिंक इंजरी वाला भी इशू है, क्योंकि 20 ओवर वो जो कीपिंग भी कर रहे हैं और कीपिंग में आपको बहुत ज्यादा स्क्वाट करना पड़ता है,
उठक बैठक बहुत ज्यादा हो जाती है, तो नीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो आई थिंक वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर से विकेटों के बीच में आपको दौड़ लगानी पड़ती है, जब आप ज्यादा गेंदें खेलते हो आपको रन्स भी भागने पड़ते हैं। तो आई थिंक मेडिकल इशू के चलते शायद वो ऊपर नहीं आ रहे हो, जैसे कि स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा था कि वो उनको बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज है, जिस तरीके से उनकी मेडिकल मतलब जो अभी सर्जरी वगैरह हुई उसके बाद वो पूरी तरीके से फिट अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। आई थिंक मेडिकल इशू बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो ऊपर नहीं आ रहे। और इस टीम के पास कोई बैकअप विकेट कीपर भी नहीं है। अरे विल्ली अविनीश विकेट कीपर है, अनकैप्ड प्लेयर है। डेविन कॉनवे का ना होना कहीं ना कहीं सीएसके को भारी पड़ रहा है। अगर डेविन कॉनवे होते तो शायद हम देख सकते थे कि एमएस धोनी को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी प्लेइंग 11 में खेलता हुआ देख सकते थे। शायद वो तब ऊपर बैटिंग करने आते, ऊपर बैटिंग में भी तब आ सकते थे, बट डेविन कॉनवे अगर होते तो आई थिंक अजिंक्य रहाणे तो सबसे पहले बाहर हो जाते। ठीक है, अगर डेविन कॉनवे होते वो तो सबसे पहले बाहर हो जाते, क्योंकि बहुत ज्यादा बोझ बन गया। अब हम लोगों को जब नजर आ रहा है तो टीम को, मैनेजमेंट को क्यों नहीं नजर आ रहा वो समझ नहीं आ रहा। गेंदबाजों की बात करें, सबकी पिटाई हुई है आज अच्छी तरीके से, बट शार्दुल ठाकुर थोड़ी सी अच्छे इकोनॉमिकल रहे। तुषार देशपांडे ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी है, बाकी सब 10 की इकोनॉमी से ऊपर सबने रन्स लुटाए हैं। बहुत खर्चीले